मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सभी दोस्तों ने मिलकर पेनीवाइज को हरा दिया था और वो 27 सालों के लिए सोने चला गया था। इसके बाद उन सभी ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर पेनीवाइज वापस आता है तो ये लोग भी उसे मारने के लिए फिर से इकट्ठे होंगे। इसके बाद कहानी जाती है 27 साल आगे, जहां डेरी टाउन में मेला लगा होता है। वहां हम दो दोस्तों को देखते हैं जिन पर कुछ बुलीज की नजर पड़ जाती है। वो उन दोनों का पीछा करते हैं और दोनों को बहुत मारते हैं। फिर वो एक लड़के को नीचे नदी में फेंक देते हैं। वो लड़का किनारे पर एक आदमी को खड़ा देखकर उसकी तरफ तैरने लगता है, लेकिन असल में वो कोई आदमी नहीं बल्कि पेनीवाइज था, जो उसके दोस्त की आंखों के सामने उसे उठाकर खा जाता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया है। माइक उस क्राइम सीन पर आता है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि पेनीवाइज वापस लौट आया है और उसने लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन लूजर्स क्लब में सिर्फ माइक ही है जो अभी तक डेरी टाउन में रहता है, तो वो अपने सभी दोस्तों के नंबर निकालकर उन्हें कॉल करने लगता है। सबसे पहले हम देखते हैं बिल को, जो अब कैलिफोर्निया में एक सक्सेसफुल राइटर है। बिल की किताब पर एक मूवी भी बन रही है जिसमें उसकी खुद की वाइफ मेन रोल कर रही है, लेकिन डायरेक्टर चाहता है कि बिल इस मूवी के लिए नई एंडिंग लिखे क्योंकि उसकी हर कहानी की एंडिंग काफी बेकार होती है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं। एडी न्यूयॉर्क में रहता है और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और अभी भी डरपोक है। उसकी भी शादी हो चुकी है। बेन एक अकाउंटिंग फर्म में काम करता है। बेन जो पहले मोटा था अब पतला और बहुत अमीर आर्किटेक्ट बन गया है। रिची एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बेवली जो कि फैशन डिजाइनर है, उसने एक अमीर आदमी से शादी की है जो उसके डैड की तरह बदतमीज और अब्यूसिव है। माइक सभी को बारी बारी कॉल करता है और उन सबको डेरी वापस आने को कहता है। वो सब अपने बचपन की यादें भूल चुके थे, मगर माइक उन्हें अपना प्रॉमिस याद करवाता है। ये सुनकर बिल का हाथ कांपने लगता है। एडी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रिची को वॉमिटिंग होने लगती है। बेवली का हस्बैंड उस पर शक करता है और वो उसे मारने लगता है, मगर बेवली उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। स्टैनली ये सुनकर काफी घबरा जाता है। उसकी वापस जाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो वॉशरूम में बाथ टब में सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पेनीवाइज के कब्जे में आकर हेनरी ने अपने डैड को मार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और अब वो एक असाइलम में कैद है जहां उसे खिड़की से बाहर एक रेड बलून दिखता है, यानी कि पेनीवाइज उसे फिर से कंट्रोल करने वाला है। उसे अपने बेड के नीचे एक रेड बलून दिखता है। वो उसे बाहर निकालने लगता है, मगर वो बलून फट जाता है और बेड के नीचे से हेनरी का दोस्त निकलता है जो पार्ट 1 में ड्रेन पाइप में मर गया था। वो हेनरी को उसका चाकू वापस करता है। जाहिर है ये पेनीवाइज ही है जो हेनरी से लूजर्स क्लब को मरवाना चाहता है। फिर उसके बाद सभी दोस्त अपना पुराना प्रॉमिस निभाने के लिए डेरी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले रिची आता है, फिर एडी, फिर बेवरली, बिल और बेन। सब लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शुरू में तो सब एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। माइक बताता है कि जो लोग डेरी टाउन को छोड़कर चले जाते हैं उनकी डेरी टाउन की सारी यादें मिट जाती हैं। वो बताता है कि हमने कसम खाई थी कि पेनीवाइज जब भी वापस आएगा हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। पेनीवाइज का नाम सुनकर सब काफी घबरा जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि स्टैनली अभी तक नहीं आया। इसके बाद उनके फॉर्चून कुकीज में से कुछ वर्ड्स निकलते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि स्टैनली अब नहीं रहा। तभी उनके आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। उनकी प्लेट्स पर खून, कीड़े मकोड़े और मकड़ियां आने लगती हैं और ये सब सिर्फ उन्हें ही दिख रहा था। सब डरकर रेस्तरां से बाहर भाग जाते हैं। बेवरली बाहर आकर स्टैनली को कॉल करती है जिससे उसे पता चलता है कि स्टैनली ने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर सब काफी डर जाते हैं और टाउन छोड़कर जाने लगते हैं। माइक सबको रोककर कहता है ये सब पेनीवाइज की चाल है, वो वापस आ चुका है। हमने वादा किया था कि अगर वो लौटेगा तो हम उसे खत्म करेंगे। लेकिन एडी और रिची फौरन वहां से चले जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो दोबारा उस सब से गुजर सकते हैं। उनमें बस बिल ही था जो उसकी बात सुनने को तैयार था। माइक उसे अपने घर लाता है। माइक बिल को एक गिलास में कुछ मिलाकर पिला देता है और उसे बताता है कि पिछले 27 सालों में मुझे पता चल गया है कि पेनीवाइज दरअसल कहां से आया था। उसी दौरान माइक की मुलाकात कुछ नेटिव अमेरिकन कबीले से हुई थी जिनके पास पुराना पॉटरी था। वो वही बर्तन बिल को दिखाता है। जैसे ही बिल उस बर्तन को देखता है उसे विजन्स आने लगते हैं। माइक जब उस कबीले से मिला वो सब बिल की आंखों के सामने आ जाता है। बिल देखता है कि पेनीवाइज जमीन पर एक मीटियर गिरने वाला पत्थर के साथ आया था, यानी वो कोई आम शैतान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की मखलूक है। फिर बिल देखता है कि 18वीं सदी में लोगों ने पेनीवाइज को खत्म करने की कोशिश की थी एक रिचुअल के जरिए। पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें ये रिचुअल दोबारा करना होगा और उसे उस बर्तन में बंद करना होगा। इसीलिए माइक ने वो बर्तन चुराया था।
माइक बताता है कि पेनीवाइज तभी मर सकता है जब वो अपनी रियल फॉर्म में आता है और उसके अंदर की डेड लाइट्स उसी बर्तन में बंद करनी होगी, तभी वो हमेशा के लिए खत्म होगा। ये सब देखने के बाद बिल को माइक पर यकीन आ जाता है। दूसरी तरफ हेनरी उस असाइलम से आजाद हो जाता है। हेनरी अब सिर्फ एक ही काम के लिए आजाद हुआ है, क्लब के सभी मेंबर्स को मारने के लिए। इसके बाद माइक और बिल उस होटल जाते हैं जहां पर बेवर्ली, एडी और रिची यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। यहां पे बेवर्ली उन्हें बताती है कि मुझे पहले ही पता था कि स्टैनली सुसाइड कर लेगा। असल में जब बेवर्ली ने वो डेड लाइट्स देखी थीं, तब उसे एक विजन आया था जिसमें उसने स्टैनली को मरा हुआ देखा था और उसने ये भी देखा था कि अगर वो सब ये टाउन छोड़कर गए तो वो सब भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो सब रिचुअल करने के लिए मान जाते हैं। माइक बताता है कि हमें ये रिचुअल पूरा करने के लिए अपनी बचपन की सब चीजों को याद करना होगा। नेक्स्ट डे लूजर्स क्लब के सब मेंबर्स उस पुराने क्लब हाउस में जाते हैं जो बेन ने बचपन में बनाया था। वहां जाकर वो सब अपनी बचपन की यादें याद करते हैं। माइक उन्हें बताता है कि रिचुअल करने के लिए तुम सबको अपनी एक एक यादगार चीज चाहिए जिसे हम इस बर्तन में रखेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी चीजें वापस लानी होंगी ताकि रिचुअल पूरा हो सके। इसीलिए सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेवर्ली को, जो वापस अपने पुराने घर जाती है, जो कि अब किसी और का है। अंदर से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वो उसे अंदर बुला लेती है और उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। मौका का फायदा उठाकर बेवर्ली अपने रूम में जाती है और एक सीक्रेट जगह से अपना पुराना सामान निकालती है, जिसमें वो पोएम भी शामिल थी जो बेन ने उसके लिए लिखी थी। बेवर्ली जब जाने लगती है, वो बूढ़ी औरत एक डीमन में बदल के उस पर हमला कर देती है। बेवर्ली जल्दी से वहां से भाग जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये सब एक वहम था। रिची एक आर्केड में जाता है जहां उसको बचपन का एक वाकया याद आता है, जब एक लड़के ने उसे गे कहा था और तब से वो अपनी सच्चाई दुनिया से छिपाता आ रहा है। रिची को वहां उसके बचपन का एक गेम कॉइन मिलता है जिसे लेकर वो पार्क में आ जाता है। पेनीवाइज वहां आकर रिची को ताना देता है, तुम अब भी वही छोटे से लड़के हो जो अपने राज से डरता है। वो रिची को डराने की कोशिश करता है, मगर रिची वहां से भाग जाता है। एडी अपने पुराने मेडिकल स्टोर पर जाता है जहां बचपन में उसकी मॉम को एक चेयर से बांध कर रखा गया था और एक इन्फेक्टेड आदमी ने उन दोनों पर अटैक कर दिया था। अब प्रेजेंट में वो अंदर जाता है तो उसे वही इन्फेक्टेड आदमी दिखता है जो उस पर हमला कर देता है। एडी उससे लड़ता है और उसका गला दबा देता है, जिससे वो आदमी उस पर उल्टी कर देता है। एडी वहां से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन डर के मारे फिर भी कांपता रहता है। बेन स्कूल जाता है जहां उसके बचपन की यादें जुड़ी हैं, खास तौर पर बेवर्ली के साथ। बचपन में जब वो क्लास में बैठा होता है तो वहां उसके पास बेवर्ली आती है, जहां बेवर्ली उसकी काफी बेइज्जती करती है उसके मोटे होने पर। तभी उसके सिर पर आग लग जाती है। बेन वहां से भागने लगता है और बेवर्ली उसका पीछा करती है, मतलब वो पेनीवाइज था। बेन के पास उसके बचपन की एक चीज पहले से ही मौजूद थी, जो कि एक पेपर था जिस पर बेवर्ली ने साइन किया था। इस तरफ हम बिल को देखते हैं, जिसको रास्ते में एक दुकान में अपनी बचपन की साइकिल दिखती है। वो उस साइकिल को खरीदता है और उस पर बैठकर अपने पुराने घर के पास आता है और उसी ड्रेन में झांकता है जहां पर पेनीवाइज ने बिल के भाई जॉर्जी को मारा था। बिल को अभी भी इस बात का गिल्ट है कि उसकी वजह से उसका भाई मारा गया, क्योंकि उसी ने उसे वो बोट बना कर दी थी। बिल को नीचे जॉर्जी अपनी बोट के साथ दिखता है। बिल उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, मगर तभी काफी सारे हाथ आकर उसे अंदर खींचने लगते हैं। बिल उनसे अपना हाथ छुड़वाता है और उसके हाथ जॉर्जी की वो बोट भी लग जाती है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है। बिल उसे समझाता है कि उस ड्रेन से दूर रहे। वो बच्चा बिल को बताता है कि मुझे अपने बाथ टब में से क्लाउन की आवाजें आती हैं। बिल उससे कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ये शहर छोड़कर चले जाओ। वो बच्चा घबराकर वहां से चला जाता है। बिल जब होटल वापस आता है तो पेनीवाइज उसे दिखाता है कि आज के दिन वो उस बच्चे को मारने वाला है। बिल जॉर्जी की तरह उस बच्चे को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। ऊपर एडी जब वॉशरूम में अपने आप को साफ कर रहा होता है तो हेनरी अपना चाकू लिए एडी के वॉशरूम में घुस आता है और उस पर हमला करता है। एडी खुद को बचाने के लिए हेनरी को चाकू घुसा देता है और जख्मी हालत में भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और हेनरी वहां से भाग जाता है। बिल अपनी साइकिल पे उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है जो एक मेले में होता है। बिल उस बच्चे को एक मेज में जाता हुआ देखता है और वो भी उसके पीछे जाता है और मिरर मेज में फंस जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो बच्चा मिल जाता है, मगर वो मिरर की दूसरी साइड पर होता है और मिरर की तीसरी तरफ था पेनीवाइज, जो ग्लास पे अपना सिर मार मार के ग्लास तोड़ देता है और बिल के सामने ही उस बच्चे को खा जाता है। इधर रिची किसी को बताए बिना टाउन छोड़कर भाग रहा था, मगर उसे रास्ते में सिनागॉग दिखता है जहां बचपन में स्टैनली ने स्पीच दी थी।
अपनी दोस्ती को याद करते हुए रिची फैसला करता है कि वो टाउन छोड़कर नहीं जाएगा। इस तरफ माइक लाइब्रेरी में सबके आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां हेनरी आके माइक पर अटैक कर देता है। हेनरी उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से रिची एक हैचेट हेनरी के सिर में घुसा के उसे मार देता है। और तब वहां पे बाकी सब भी आ जाते हैं सिवाय बिल के। बिल उनसे कॉल पे कहता है कि मैं अकेला ही पेनीवाइज से लड़ने जा रहा हूँ, मैं तुम सबको अब फिर से मुसीबत में नहीं डाल सकता। और वो अकेला ही उस वेल हाउस में जाने के लिए निकल जाता है, मगर उसके अंदर जाने से पहले बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर सब मिलके उस वेल हाउस के अंदर जाते हैं पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए। अंदर जाते ही वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इस तरफ बिल, एडी और रिची के सामने एक फ्रिज का दरवाजा खुलता है जिसमें से स्टैनली की गर्दन बाहर आती है जो कि एक मकड़ी बन जाता है। दूसरी तरफ पेनीवाइज बेन के पेट पर कुछ लिखने लगता है। बेवर्ली शीशे में देखती है जहां उसे पेनीवाइज दिखता है। वो उस शीशे को तोड़ देती है जिससे बेन बच जाता है। इधर स्टैनली जो कि अब मकड़ी बन चुका था वो रिची को मारने ही वाला था क्योंकि एडी उसे बचाने की बजाय डर के दीवार के साथ चिपक के खड़ा हुआ था। तभी बेन वहां आके उसके सिर पे काफी बार स्टैब करके भगा देता है। इसके बाद वो सब बेसमेंट में जाकर कुएं में उतरते हैं और उस जगह पे जाते हैं जहां पर पार्ट 1 में इन्होंने पहले पेनीवाइज को मारा था। फिर वो लोग एक गुफा में जाते हैं जिसमें पार्ट 1 में पेनीवाइज भाग गया था। एडी अंदर जाने से काफी डर रहा था। रिची एडी को मोटिवेट करता है इसलिए वो भी अंदर चला जाता है। अब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पेनीवाइज पहली बार जमीन पर आया था और यही उसका घर है। माइक उस पॉटरी को वहां रखता है और उसमें आग लगाता है और सबको अपनी बचपन की चीजें डालने को कहता है। बिल जॉर्जी की बोट डालता है, एडी अपना इनहेलर, बेवर्ली अपनी पोएम, रिची अपना गेम टोकन, बेन अपना वो पेज डालता है। माइक का टोकन एक पत्थर है जो उसने हेनरी से लड़ते हुए वहां से उठाया था क्योंकि उस दिन ही उसकी उन सब से दोस्ती हुई थी। फिर इसके बाद वो सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के कुछ स्पेल्स पढ़ने लगते हैं और तभी आसमान से डेड लाइट्स नीचे आने लगती हैं और वो डेड लाइट्स ही पेनीवाइज का असली रूप हैं। वो डेड लाइट्स प्लान के मुताबिक उस पोटरी में चली जाती हैं। जब माइक उसे बंद करने जाता है तो वो बंद नहीं हो पाता और उसमें से एक बड़ा सा रेड बलून निकलकर फट जाता है जिसमें से बड़ा सा पेनीवाइज भी निकलता है। वो माइक का मजाक बनाने लगता है क्योंकि जिन नेटिव अमेरिकन्स ने पेनीवाइज को कैद करने की कोशिश की थी उन सबको पेनीवाइज ने मार डाला था और ये बात माइक ने उन सबसे छुपाई थी क्योंकि उसे यकीन था कि शायद वो लोग इस रिचुअल में कामयाब हो जाएंगे। अब पेनीवाइज एक बड़ी सी मकड़ी का रूप ले लेता है, सब पर अटैक करने लगता है। सब उससे बचते हुए अलग अलग हो जाते हैं और पेनीवाइज फिर से उन सबको अलग अलग तरह से डराता है। बिल को अपना भाई जॉर्जी फिर से दिखाई देता है जो उस पर अपनी मौत का इल्जाम लगाता है। फाइनली बिल अपने गिल्ड से बाहर आ जाता है क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बीबरली अपने स्कूल के वॉशरूम में चली जाती है जो खून से भरने लगता है और बेवर्ली उसमें डूबने लगती है। बेन अपने क्लब हाउस में जाके गिरता है जिसमें हर तरफ से मिट्टी भरने लगती है। वहाँ पेनीवाइज आके उसे चिढ़ाने लगता है। वो उसे मोटा और लूजर कहता है। बेवर्ली और बेन को एक दूसरे की आवाजें आ रही थी। तब बेन वो पोएम पढ़ने लगता है जो उसने बेवर्ली के लिए लिखी थी और उसे प्रपोज भी करता है। बेवर्ली वॉशरूम का दरवाजा तोड़ के क्लब हाउस में आ जाती है और बेन का हाथ पकड़ के उसे बचा लेती है और अब उसे याद आता है कि वो पोएम बेन ने ही लिखी थी। इधर पेनीवाइज माइक को उठाकर खाने ही वाला था कि तभी रिची उसे पत्थर मारता है, मगर पेनीवाइज उसे अपनी डेड लाइट्स दिखा के उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। इसी बीच एडी एक रॉड उठाकर पेनीवाइज की डेड लाइट्स पर मारता है। उसे लगता है कि उसने पेनीवाइज को मार दिया है, मगर तभी पीछे से पेनीवाइज अपना टेंटिकल एडी के आर पार कर देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। सब लोग एडी के आसपास जमा होते हैं, मगर वो जख्मी हालत में हंसता है और कहता है, हमने उसे कमजोर कर दिया है, अब बस थोड़ा सा और जोर लगाओ। अब पेनीवाइज बहुत गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो सब फिर से भागने लगते हैं। तभी माइक को अपनी साइंस क्लास का एक लेसन याद आता है कि सभी जिंदा चीजों को अपने शेप और साइज के हिसाब से ही चलना पड़ता है। मतलब अगर पेनीवाइज छोटा हो जाता है तो वो लोग उसे आसानी से मार सकते हैं, मगर इस वक्त तो वो काफी बड़ा और खतरनाक हुआ पड़ा था। लेकिन बिल कहता है, अब हमें उससे डरना नहीं है क्योंकि वो हमारे डर से ताकत लेता है। अगर हम डरना छोड़ दें तो वो खत्म हो जाएगा। बिल की ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि हिम्मत नजर आती है। सब मिलकर पेनीवाइज के सामने खड़े हो जाते हैं। पेनीवाइज गुस्से में आकर कहता है, तुम सब मेरा खाना हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन बेवर्ली चीख कर कहती है, तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक छोटा सा जोकर हो। रिची भी कहता है, हाँ, तुम सिर्फ एक छोटे से क्लाउन हो जो डराकर खुश होता है। फिर वो लोग पेनीवाइज को बुल्ली करना शुरू करते हैं। तुम कमजोर हो, तुम झूठ हो, तुम कुछ नहीं हो। पेनीवाइज का जिस्म सिकुड़ने लगता है। वो एक आम जोकर जितना रह जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है।
बिल आगे बढ़कर कहता है, पेनीवाइज अब तुम खत्म हो गए हो। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जितना रह जाता है। फिर रिची उसके अंदर हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और सब मिलकर उसका दिल कुचल देते हैं और पेनीवाइज आहिस्ता आहिस्ता राख बनकर गायब हो जाता है। सब खामोश खड़े उसे देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो लौटने लगते हैं सबकी नजरें एडी पर पड़ती हैं। एडी बुरी तरह जख्मी था और उसकी सांसें टूट रही थीं। रिची उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है। रिची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और एडी हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। सब लोग रो पड़ते हैं, मगर दिल में सुकून होता है कि आखिरकार वो पेनीवाइज खत्म हो गया है। जब वो बाहर आते हैं तो वो जगह डूबने लगती है। वो सब तेजी से वहां से निकल जाते हैं और डेयरी टाउन के नीचे की वो डरावनी जगह हमेशा के लिए मिट जाती है। फिर उसके बाद वो सब उसी तालाब में जाते हैं और एडी को याद करके रोते हैं। बाद में सब लोग अपने अपने रास्तों पर लौट जाते हैं। बिल अपनी किताब की नई एंडिंग लिखता है, एक एंडिंग जिसमें सब खुश हैं और वो खुद पहली बार किसी एंडिंग से सेटिस्फाई होता है। बेवर्ली और बेन एक साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। रिची एक पुल के नीचे उनके नाम लिखता है, रिची लव एडी, और खामोशी से मुस्कुरा देता है। आखिर में माइक शहर छोड़ने की तैयारी करता है और कहता है, 27 साल बाद भी अगर ये सब दोबारा हो तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन उम्मीद है अब कभी नहीं होगा। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता डेयरी टाउन के आसमान की तरफ जाता है, जहां अब रोशनी है और इस बार वाकई सब खत्म हो गया है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।